हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। यह लेक्चर अम्ल, क्षारक एवं लवण का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा और जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे और इसको रैप अप करेंगे, खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है। साधारण नमक एक महत्वपूर्ण रसायन है। इसका उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। जो नमक होता है उसका यूज हम भोजन में करते हैं। सोडियम क्लोराइड की तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम की कार्य प्रणाली, मांसपेशियों की गति और भोजन को पचाने के लिए पेट में HCl अम्ल के उत्पादन के लिए हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, मतलब लवण जो होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली और मांसपेशियों की गति और भोजन को पचाने के लिए पेट में HCl अम्ल के उत्पादन के लिए हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। अगर सोडियम क्लोराइड नहीं होगा तो हमारे पेट में HCl अम्ल के उत्पादन में सहायता नहीं करेगा वो। तो जो लवण होता है ना, लवण हमारे शरीर में HCl अम्ल को उत्पादन में सहायता करता है। और HCl अम्ल तो पता ही है कि पाचन क्रिया में सहायता करता है हमें। तो लवण इसलिए हमें आवश्यक है कि वह HCl अम्ल के उत्पादन के लिए जरूरी है। और HCl अम्ल हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है तो पता ही है, क्योंकि वह पाचन क्रिया में सहायता करता है। HCl अम्ल देखिए, अचार, मुरब्बा आदि बनाने में यह परीक्षक के रूप में उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त हमारे दैनिक उपयोग के लिए कई पदार्थ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया एवं विरंजक चूर्ण। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण, यह सब क्या है? कच्चा पदार्थ हैं हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले। अब इनके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेट में उत्पन्न HCl अम्ल को अमाशय रस कहते हैं और यह अमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे अमाशय एंजाइम पेप्सिन सक्रिय होकर भोजन पचाने में सहायता करता है। इसीलिए HCl अम्ल हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। क्लियर है? वह पचाने में सहायता करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए पहला कच्चा पदार्थ कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड जब जल से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में? विद्युत धारा के उपस्थिति में। जब सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करता है, मतलब सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसका मतलब तीनों का मतलब क्या हो रहा है? NaCl, H2O और विद्युत धारा का मतलब हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में, विलयन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्वस दिया हुआ है, AQ। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम जो रिएक्शन कर लिया किसके साथ? सोडियम इसका OH के साथ रिएक्शन कर लिया और इसका एक जो है हाइड्रोजन इधर निकल गया और इसका एक क्लोरीन जो है, इसका एक क्लोरीन मेरा यहाँ बन गया। ठीक है, क्लोरीन बाहर निकल गया, सोडियम और इसका एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके NaOH बना लिया और इसमें का एक हाइड्रोजन बच गया। तो इसमें का जो एक हाइड्रोजन बच गया वो ये मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर है? इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इससे प्राप्त उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्योंकि देखिए क्योंकि इससे जो हमारा उत्पाद निकल रहा है कौन कौन सा है, क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, और यह मेरा क्लोरीन है, तो क्लोरीन से मेरा क्लोर हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मेरा क्षार हो गया। तो क्लोर और क्षार मिलके क्या हो गया, क्लोर क्षार। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है? क्यों कहते हैं? क्योंकि सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या है, क्षार है, और क्लोरीन मेरा क्या है, क्लोर है। तो क्लोर और क्षार मिलके क्या बना दिया, क्लोर क्षार। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लियर है? आगे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अब देखिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमारा धातुओं से ग्रीज हटाने में करते हैं। धातु पर अगर ग्रीज मतलब कुछ अवांछनीय पदार्थ अगर जमा हो जाते हैं तो उसको हटाने में काम करते हैं। साबुन में अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट जो यूज करते हैं ना हम, एवं कागज के निर्माण में करते हैं। कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र एवं रेशे आदि के निर्माण में भी करते हैं। और बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में होता है। बॉक्साइड अयस्क किसका, कौन सा धातु का होता है, बॉक्साइड अयस्क एल्यूमिनियम धातु का होता है। एल्यूमिनियम धातु का जो अयस्क है ना उसको कहते हैं बॉक्साइड। ठीक है? तो बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है उपयोग क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं, रोगाणु रहित बनाने में होता है। ठीक है? क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है, मतलब डिसइंफिसेंट है। तो इसका यूज हम जल से मतलब जो कीटाणु है ना उसको निकालने के लिए करते हैं हम। अगर जल में हम क्लोरीन मिला देते हैं तो जल में जितना भी कीटाणु होता है ना वह सब के सब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, HCl होता है, तो क्लोरीन होता है उसमें। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं विरंजक चूर्ण के उत्पादन में, विरंजक चूर्ण के बारे में हम आगे देखेंगे। विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। आगे हम देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, ये सब बनाने में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। कपड़ों एवं कागज के रंग को विरंजित करने में, मतलब उसको रंगने में, कपड़ों एवं कागज को रंगने में हम यूज करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग देखिए, हाइड्रोजन का उपयोग द्रव हाइड्रोजन का उपयोग हम रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं। जो द्रव के रूप में हाइड्रोजन होता है ना उसका यूज हम रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं, मतलब उसको ऊपर रॉकेट को आसमान में भेजने के लिए हम द्रव अवस्था में जो हाइड्रोजन होता है उसका यूज करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी, क्योंकि HCl में मेरा हाइड्रोजन भी होता है। और खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, तो उसमें हाइड्रोजन है ना, तो खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। और हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजिनेशन क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है? आगे देखिए, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण, इसी के बारे में पीछे यहाँ पर बताया था कि इसका यूज हम, क्लोरीन का यूज हम विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं। और देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम OCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। इसमें देखिए कैल्शियम भी हो गया मेरा, ऑक्सीजन भी हो गया मेरा, और क्लोरीन भी हो गया मेरा, है ना।
तो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यह एक यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं और इसे हेसेन हेसेन क्लेवर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? हेसेन क्लेवर विधि द्वारा। ठीक है, इन सब के बारे में 2-2 नंबर में पूछता है, 2-2 नंबर का, कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में लिखें और उनको उसके बनाने का विधि बताएं। तो बनाने का विधि देखिए, ठोस बुझे हुए चूने पर जब 313 केल्विन टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बुझा हुआ चूना। इसमें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं 313 डिग्री सेल्सियस 313 केल्विन पर एंड 40 डिग्री सेल्सियस पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। कितने टेम्परेचर पे? 313 केल्विन पर। तो हमारा क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, मतलब विरंजक चूर्ण बनता है और जल बनता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में लिखिए और उसको बनाने की विधि के बारे में भी समझाएं। तो ये इतना आपको लिखना है 2 नंबर में। ठीक है, धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा, इसके बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, मतलब Na2CO3 गुना 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, डेका मतलब 10 और डेकाहाइड्रेट मतलब H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्लियर है? इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। ये देखिए, ये रासायनिक सूत्र आप देख रहे हैं ना, इसमें 10 एक अणु में 10 वाटर है ना, 10 जल का अणु है। यहाँ दिखाई दे रहा ना, यह 10 वही बोल रहा है। जब इसे वायुमंडल में खुला रखा जाता है तब इससे क्रिस्टल जल के 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं। जब वॉशिंग सोडा को हम वायुमंडल में रखते हैं तो इसका जो 9 जो अणु है ना जल का, वह निकलकर वायुमंडल में चला जाता है और यह सफेद अपारदर्शी पाउडर में बदल जाता है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को उत्फूलन कहते हैं। इस क्रिया को हम उत्फूलन कहते हैं। ठीक है, देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम वायुमंडल में छोड़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है, मतलब 1H2O। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मतलब 1H2O और जल बनता है। ठीक है, क्लियर है? और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम उत्फूलन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को उत्फूलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। देहात में धोने के सोडा को सज्जी के नाम से जाना जाता है और इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सज्जी, देहात में इसको सज्जी के नाम से जानते हैं। और इसको बनाने का विधि देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं ना, तो सोडियम कार्बोनेट पहले बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर सोडियम कार्बोनेट। अब इसको जब हम जलीय वाटर से रिएक्शन कराते हैं, जल से, इसको हम जल में डालते हैं तो क्या होता है? हमारा धोने का सोडा बनता है। इसका 10 अणु जो है ना, 10 अणु इसका 10 अणु इसके साथ रिएक्शन करके यह धोने का सोडा बना देता है। ठीक है, एग्जाम में लिख लीजिएगा ना आप, बनाने का विधि और धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, कौन कौन सी विधि से बनता है, वो सब अगर पूछेगा तो 2 नंबर में। ठीक है, क्लियर है? धोने का सोडा एक क्षारीय लवण है। इसके सूत्र में 10H2O 10 अणु रवा जल को दर्शाता है और यह आर्द्र नहीं शुष्क होता है। और यह क्या होता है? आर्द्र नहीं होता, यह शुष्क होता है। ठीक है, रवा जल के हटने से उसके रंग में परिवर्तन होता है। यदि क्रिस्टल पुनः जल से भिगो देते हैं तो क्रिस्टल का रंग वापस आ जाता है। रवा जल मतलब जल को जैसे ही हटाते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा जैसे ही जल में भिगोते हैं तो रंग का वापसी दोबारा आ जाता है। ठीक है, देखिए परिभाषा,
लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल मतलब लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। जैसे इसमें देखिए, यह जो लवण है Na2CO3.10H2O, ये वाला दिखाई दे रहा है ना। इसमें एक सूत्र में कितना अणु है जल का? 10 निश्चित है। 10 निश्चित जल का अणु है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन, जल का क्रिस्टलन कहते हैं। क्रिस्टलन का जल मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, मतलब धोने वाला सोडा में कितने अणुओं की संख्या है? 10 है। जल की 10 अणुओं की संख्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका गुण धर्म देखते हैं। यह सफेद पारदर्शी रवेदार पदार्थ है। इसका गुण धर्म क्या है? यह सफेद होता है, पारदर्शी होता है और रवेदार पदार्थ है। यह जल में घुलनशील और जलीय घुल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला क्यों करता है? क्योंकि यह क्षार है। तो क्षार का काम क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला करना। और अतः इस जलीय घोल को हम क्षारीय होता है। अतः इसका जलीय घोल जो होता है क्षारीय होता है। क्लियर है? इसको गर्म करने पर यह 10 अणु रवा जल को खो देता है और निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट मतलब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनाता है। देखिए, इसको हम धोने का सोडा को हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा? तो हमारा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनता है और इसका 10 अणु जो है ना, इससे निकल जाता है। इसका 10 अणु इससे निकल जाता है, इससे गर्म करने से। ठीक है, मतलब निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा क्षार या सोडा राख भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, धोने के सोडा का उपयोग क्या है? धोने का सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है। मतलब ये जो 10H2O है ना, इसको हटा के यह कठोरता है मतलब जल, तो इसको हटाकर क्या मृदु जल बनाने में करते हैं इसका। और इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसमें अपमार्जक का गुण होता है। इसको हम डिटर्जेंट में यूज करते हैं। सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका यूज हम डिटर्जेंट में करते हैं। धोने का सोडा मतलब वो जो हम सर्फ यूज करते हैं ना, उसमें हम यूज करते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी होता है। कांच, कागज और उद्योगों में भी, कागज उद्योग में भी। बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा एवं सोडियम के अन्य यौगिकों के निर्माण में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक मतलब रीएजेंट के काम करता है। ठीक है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी होता है इसका यूज, और घरेलू कार्यों में शोधन अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। बस आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको इसको याद कर लेना है, और 2-2 नंबर 3-3 नंबर में पूछता है तो आपको यह लिख लेना है आपको। ठीक है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? लवण जिसमें रवाकर के जल होते हैं वे जल योजित लवण कहलाते हैं। जल योजित लवण मतलब देखिए, इसमें 5H2O है, तो इसको भी जल योजित लवण कहेंगे। इसमें 2 है तो इसको भी कहेंगे। इसमें 10 है और इसमें 7 है। मतलब जल का जो अणु होगा लवण में तो उसे हम कहते हैं जल योजित लवण। ठीक है, देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को हम तूतिया कहते हैं, और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हम जिप्सम कहते हैं। इसका ये सब रासायनिक सूत्र है जो ना, ये सब को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, क्योंकि यह सब चांसेस कम होता है ये सब लिखने का। मतलब उपयोग लिखने का चांसेस कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यह पूछता है, मतलब हमेशा पूछता है
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O और आयरन सल्फेट FeSO4 डॉट 7H2O। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। देखिए जिप्सम, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, मतलब 2H2O। और इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और आयरन सल्फेट FeSO4 डॉट 7H2O, इसमें क्रिस्टल के जल 7 अणु होते हैं। 7 अणु है ना, 7H2O यहाँ पर। और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, जिप्सम का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा होता है। आयरन सल्फेट का रंग सफेद हरा होता है। देखिए अब लास्ट है हमारा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, मतलब हाफ H2O होता है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाफ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O होता है, इसका रासायनिक सूत्र। इसे अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। संक्षेप में इसे हम POP कहते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने का नियम विधि। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। देखिए इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O क्या होता है? हमारा जिप्सम होता है। इसको हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे? 1/2H2O है ना, 1/2H2O ही हमें बताता है कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसका 3/2H2O जो है ना, 3/2H2O जो है त्याग कर देता है, क्योंकि इसको गर्म करते हैं तो जल इसका निकल जाता है। इसका जल कितना निकलता है? 3/2H2O निकल जाता है और 1/2H2O रह जाता है इसी के अंदर। तो इसको कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 2H2O को जिप्सम कहते हैं। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू 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 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O क्या बनाता है? 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। यह हमारा जिप्सम हो गया, यह हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यह हमारा हो गया जिप्सम। जिप्सम जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O और 3 वाटर का अणु बनाता है। तो यह दोनों ही रासायनिक समीकरण है बनाने की विधि का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट 2H2O को जिप्सम कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। यह सफेद पत्थर नुमा कड़ा पदार्थ होता है। इसका गुणधर्म देख लीजिए, यह एक सफेद चूर्ण होता है। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिससे ताप उत्पन्न होता है। और वही ताप हमें आगे देखिएगा इसका यूज में, इसका ताप का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका ताप का यूज हम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। ताप जहाँ पर टूटी हुई हड्डियाँ होती है ना, वहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ताकि वह हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। और 5 से 10 मिनट के अंदर जमकर यह कड़ा या तथा छिद्र युक्त ठोस बनाता है, क्योंकि यह जल से अभिक्रिया कर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बनता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O, मतलब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जब 3/2H2O से रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। या फिर से वही ठोस पदार्थ बना दिया। तो इस ठोस पदार्थ बनाने का विधि ही उसमें होता है। जहाँ पर हड्डी टूट जाता है वहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जहाँ पर वह जिप्सम बनाता है। और जिप्सम बनने की वजह से वहाँ पर कड़ा पदार्थ बनता है, वह हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, देखिए इसका इतिहास क्या है।
लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों ने जिप्सम को जलाकर कूट कूट कर चून बनाकर जल के साथ मिलाकर स्मारकों के निर्माण में इसका उपयोग करते थे। जिप्सम का मुख्यतः पेरिस मॉन्ट मार्ट्रे नामक पर्वत में पाया जाता है। यह पर्वत पेरिस में है और इसी तथ्य पर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम रखा गया था। ठीक है, यह किस पर्वत पर था? यह पेरिस में एक पर्वत में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए इसका यूज, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज अभी बताया था ना, वहां पर जहाँ टूटी हुई हड्डियां होती है ना, वहां पर हम उसको जोड़ने में इसका यूज करते हैं, क्योंकि इससे ताप उत्पन्न होता है और ताप उत्पन्न होता है तो वह कड़ा मतलब वहां पर बनाता है, मतलब कठोर चीज वहां पर बनाता है, मतलब जिप्सम का निर्माण कर देता है, तो वह हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। खिड़कियों दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, खिलौनों सजावट के सामानों मूर्तियों तथा इसके सांचे बनाने में, और अग्निरोधक पदार्थ फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में, और दीवारों को चिकना करने में एवं दीवारों पर अलंकृत अभिकल्पों को बनाने में। ठीक है, दीवारों को चिकना करने में, और प्रयोगशाला में उपकरणों के रूप में भी यूज करते हैं। वायु अंतरालों को सील करके वायु रोधी बनाने में। ठीक है, प्रयोगशाला में यूज करते हैं हम दीवारों को चिकना करने में, अग्निरोधक पदार्थ में, खिलौना सजावट के सामान मूर्तियों तथा इसके सांचे बनाने में, खिड़कियों दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैसे पड़ा? यह पेरिस के एक माउंट मार्ट्रे नामक पर्वत में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जब को हम 3/2H2 से अभिक्रिया करते हैं तो यह जिप्सम बना लेता है। तो यह सब पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, और इसके बारे में पूछता है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो एक संक्षेप में मैं इसको 5 मिनट में कवर अप करता हूँ पूरे चैप्टर को। देखिए, पहले हम स्टार्ट किए थे यहाँ से, अम्ल क्षारक एवं लवण से स्टार्ट किया था। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था कि अम्ल एवं क्षारक का कहाँ पर यूज होता है दैनिक जीवन में, और एसिडिटी होता है तो हम क्या लेते हैं, क्या नहीं लेना चाहिए हमें, और अम्ल का डिफिनेशन देखा था, और अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में देखा था। अम्ल किस रूप में होता है, ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में, और उसका सबका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था सबका। और अम्लों को उनकी शक्ति के अनुसार मतलब प्रकार देखा था, प्रबल और दुर्बल अम्ल। और खनिज अम्ल में प्रबल अम्ल ये तीनों होता है, और दुर्बल अम्ल में हमारा ये सब होता है। क्षारक में भी सेम केस वही देखा था, क्षारक में प्रबल और दुर्बल देखा था। NaOH और KOH हमारा प्रबल था, और ये तीनों हमारा क्या था, दुर्बल क्षारक था। ठीक है, और इसका गुण देखे थे कि अम्ल लिटमस पत्र को क्या करता है और क्षारक लिटमस पत्र को क्या करता है। और उसके बाद हम सूचक के बारे में देखे थे, इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर 2 तरीके का होता था, रंगीय एवं गंधीय। रंगीय रंग में परिवर्तन करके हमें सूचना देता है कि वह अम्ल है कि क्षारक है कि उदासीन है, और गंधीय हमें गंध में परिवर्तन करके बताता था। और आगे हम प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, इसके बारे में देखे थे। और यहाँ पर हम एक टेबल जो बताता है कि कौन सा सूचक कब परिवर्तन करता है, अम्ल में परिवर्तन करता है कि नहीं, क्षार में परिवर्तन करता है कि नहीं, उसको देखा था हमने। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक की परिभाषा देखा था, और रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी पढ़ा था।
ठीक है, आगे देखिए। और अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है उसे भी देखा था। फिर उसके बाद कैसे अम्ल और धातु, अम्ल और क्षारक जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता था, वो हमने पढ़ा था। और रासायनिक गुणधर्म देखिए यहाँ पर, और देखिए धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता था। तो ये दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता था। ठीक है, कुछ क्रियाकलाप भी किया था हमने। फिर उसके बाद सभी अम्लों के एवं क्षारकों के क्या समानता है उसके बारे में देखा था। फिर कुछ उस अम्ल एवं क्षारक के गुण और पीएच स्केल के बारे में देखा था। पीएच स्केल क्या हमें बताता है कि 7 अगर रहेगा तो उदासीन है, 7 से 14 के बीच में अगर पीएच मान रहेगा तो वह क्षारक होगा, और 7 और 0 के बीच में रहेगा तो वह अम्ल रहता है। ठीक है, यही देखिए यहाँ पर हमने दिखाया था। ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस देखा था अम्ल और क्षारक के बीच में, और क्षारक और क्षार के बीच में डिफरेंस देखा था। फिर दैनिक जीवन में हमारा पीएच का क्या महत्व है, पौधों में हमारे शरीर के लिए पीएच का क्या महत्व है, दांत में क्षरण क्यों होता है, और मिट्टी का पीएच मान, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ये सब देखा था, और उसको उपचार कैसे करते हैं। ठीक है, फिर लवण परिवार देखा था। लवण परिवार में हमने क्या देखा था कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रहेगा तो लवण उदासीन होता है। दूसरा केस, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक रहेगा तो लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा। और तीसरा केस, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक रहेगा तो प्रबल क्षारक है तो लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय लवण उसे कहेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें मैंने बताया था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सारा चीज़। अगर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने रसायन साधारण नमक के बारे में देखा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा, और उसके गुणधर्म, उसका उपयोग कहाँ होता है और कैसे बनता है उसके बारे में हमने आज पढ़ा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, उसके गुणधर्म, उसका उपयोग और उसके इतिहास के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रॉपर टॉपिक को, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो उसको मैं अलग से एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।